हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जून 2021 के पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने 2 पार्ट में वीडियोस अपलोड किए जिसमें मैं 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को मैंने कराया है। जिसने भी नहीं देखा वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इसके साथ साथ मैंने 2004 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यूज कराए हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियो को चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर रेलेवेंट कंडीशन एज्यूम्ड बाय फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, यानी कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के हिसाब से कौन सा रेलेवेंट कंडीशन है। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम अगर हम इसकी बात करें तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किसने दिया है ये हमें पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द कंट्री आर कैरेक्टराइज बाई डिफरेंट फैक्टर इंडाउमेंट। क्या कंट्रीज जो है अलग अलग फैक्टर इंडाउमेंट्स का मतलब होता है, फैक्टर इंडाउमेंट्स का मतलब होता है कि कोई एक कंट्री जो है वो हो सकता है कि वो कैपिटल अबंडेंट हो, यानी कि कैपिटल से चीज कैपिटल रिलेटेड चीजें ज्यादा बनाती हो तो वो कैपिटल एंडाउमेंट कहलाएगी। कोई एक कंट्री है जो लेबर एंडाउमेंट हो यानी लेबर अबंडेंट हो उसके यहाँ तो वो लेबर एंडाउमेंट उसका फैक्टर होगा। तो इस तरीके से फैक्टर एंडाउमेंट और लेबर एंडाउमेंट होती है और ये बोल रहा है कि कंट्रीज आर कैरेक्टराइज बाई डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट। तो अगर हम अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं तो येस कंट्रीज अलग अलग फैक्टर एंडाउमेंट में कैरेक्टराइज होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और इंडिया एक लेबर अबंडेंट कंट्री है। तो इन दोनों कंट्री के फैक्टर्स अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग अबंडेंट है, ज्यादा है। दूसरा है द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज बाई डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कंट्रीज अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन में कैटेगराइज होते हैं? तो ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है इसका, क्योंकि कंट्रीज हमेशा प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन सिमिलर होना चाहिए भले उनके फैक्टर्स डिफरेंट हों। तीसरा है द इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज बाई डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी। यस, फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर इंडाउमेंट, ये जहां भी ये सब आए तो वो हमारा इस फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम का पार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूज इट्स अबंडेंट फैक्टर। तो यस, हेक्सचर रोलिंग ने यही कहा था कि जो भी कंट्री अबंडेंट होगी, जैसे इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट उन्हीं गुड्स का करेगी, उन्हीं कमोडिटी का करेगी जो जिसमें लेबर अबंडेंट है। तो हमारे ये सी और डी तीनों इस फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम में फिट बैठ रहा है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। डी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अजम्पशंस होते हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर सिमिलर होना चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस ये सब कुछ दोनों कंट्री के सिमिलर होने चाहिए, तब हम उन दोनों कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीरो बेस बजटिंग लेज एम्फेसिस ऑन। तो जीरो बेस बजटिंग किस पे फोकस डालता है? तो जीरो बेस बजटिंग हमारा एक टेक्निक है जो कंपनीज द्वारा यूज की जाती है, लेकिन अब ये बजट में भी यूज करते हैं, इंडिविजुअल और फैमिलीज बजट में भी। इसको स्पेशली क्रिएट किया गया था जीरो बेस बजटिंग को कि हम जितने भी एलोकेशन गुड्स का करेंगे हम उसमें किसी भी तरह का बायसनेस नहीं रखेंगे और उसको एक स्टार्टिंग से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट टर्म। क्या कॉस्ट बेनिफिट टर्म पे ये बेस्ड है? तो यस, ये कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स पे हमारा एलोकेशन इसका बेस्ड है। उसके बाद दूसरा है अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या हम जीरो बेस बजटिंग के लिए अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपनी अपनी गवर्नमेंट किसी नीड को पूरा करने के लिए उधार मांग रही है या कहीं से बोरो कर रही है, उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो अगर वो अनलिमिटेड करती है तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है और ये जीरो बेस बजटिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा है प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। क्या हम नए बजट को स्क्रैच से स्टार्टिंग से हम इसको इसमें प्रिपेयर करते हैं? तो यस, हम किसी भी तरह के पुराने बजट से बायस्ड नहीं होते हैं और इस जीरो बेस बजटिंग में हम नए तरीके से स्क्रैच से एक बजट को पेश करते हैं। तीसरा है प्रिपेयरिंग द बजट निग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यस, हम किसी भी तरह के बायसनेस को निग्लेक्ट करते हैं और फिर से प्रिपेयर करते हैं। तो ये तीनों सही है, ये बी हमारा गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट फॉर जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग के लिए अब आपने देखा एक जीरो बेस बजटिंग और अब आ गया जेंडर बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग में हम स्टार्टिंग से एक बजट को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, लेकिन ये जेंडर बजटिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह से महिलाओं या किसी एक जेंडर के फेवर में नहीं है, ये इक्वेलिटी को प्रमोट करती है। और ये प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट फॉर विमेन तो बिल्कुल नहीं, ये किसी भी तरह से विमेन के लिए अलग से सेपरेट बजट नहीं होती है। तो ए जहां पे है वो गलत हो जाएगा, ए यहाँ है, ए यहाँ है, बचा क्या? सी। अब बी भी गलत है इसमें, क्योंकि जेंडर बेस्ड बजटिंग इज नॉट प्रैक्टिसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रैक्टिसाइज की जाती है, इसमें लिखा है नॉट, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है इवेल्युएटिंग बजटरी प्रोविजंस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। तो यस, हम इसमें अलग से किसी भी तरह से विमेन के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन विमेन का ध्यान रखते हुए हम बजट
बजट में उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमारा बजट इक्वल होना चाहिए मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और ये गलत था, सेकेंड ऑप्शन भी गलत था, थर्ड हमारा करेक्ट है। और लास्ट है हमारा जेंडर बजटिंग इज अ टूल फॉर जेंडर एम्पावरमेंट। तो यस, एक ये जेंडर एम्पावरमेंट का टूल है, क्योंकि हम ध्यान में रखते हैं कि विमेन या किसी भी एक जेंडर को हम बजट में ज़्यादा ना प्रोवाइड करें और किसी को कम ना प्रोवाइड करें। तो ये एक तरह से स्पेशली विमेन को ध्यान में रखते हुए एक एम्पावरमेंट की भी बात करता है, लेकिन ये अलग से सेपरेट वजन नहीं निकालता है। ये अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। तो कुजनेट कर्व अलग अलग तरीके से होते हैं और कुजनेट कर्व ये इस तरह से बनाई जाती है। अब ये रिलेशनशिप किसका बताता है? इनकम इन्वायरमेंट डैमेजेस टेक शेप इन इन्वर्टेड यू शेप। तो यस, ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है हमारा जेंडर बेस्ड बजटिंग। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेंडर बेस्ड बजटिंग में बोल रही हूँ, इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। फिर हमारा है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज। तो ये नहीं, इरिवर्सिबल यानी कि हम वापस से इरिवर्सिबल के लिए नहीं होगा ना, एक बार स्टार्ट होगा हमारा इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देंगे इन्वायरमेंट को, लेकिन एट द पॉइंट, इस पॉइंट के बाद हम डिग्रेड नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर हम ध्यान देने लगेंगे। तो उस पर बात करता है। अब ये रिवर्स की बात नहीं करता है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि हमारे इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व होल्ड्स ट्रू फॉर ग्लोबल पोल्यूटेंट्स। क्या ये ग्लोबल पोल्यूटेंट्स के लिए ट्रू है? तो ग्लोबल पोल्यूटेंट्स के लिए हम इसको ट्रू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सब हर एक जगह के अलग अलग नेचर होता है किसी कंट्री का, कि किसी कंट्री का नेचर बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो उसका अलग नेचर है इन्वायरमेंट का, कि वो उनका पोल्यूशन ज़्यादा होगा, कोई अभी डेवलपिंग फेज में है या कोई उसके फेज में है, तो ये ग्लोबली हम इसको ट्रू नहीं मान सकते हैं, तो ये गलत है। और लास्ट है हमारा कि EKC hypothesis intend to represent a long term relationship between economic growth and pollution। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बताता है इकोनॉमिक और पोल्यूशन के बीच में। तो हमारा ए और डी करेक्ट है, ए और डी हमें बी में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन। तो इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन के लिए कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन के लिए हम अलग अलग तरह से प्राइसिंग करते हैं, अलग अलग तरह से कॉस्ट मेथड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेवल कॉस्ट। तो ट्रेवल कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इवेल्युएशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि ये मेजर करता है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के बेस पे हम ट्रेवल कॉस्ट को वो करें। अब जैसे कि कोई ट्रेवल करने जा रहा है और वो बहुत अच्छी जगह पे जा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट डिसाइडिंग होगी कि उसका वहाँ से वहाँ तक का बस का किराया क्या होना चाहिए, वहाँ से जो ऑटो टैक्सी या अलग अलग जो भी चीज़ें बेचते हैं उसका किस तरीके से किराया होना चाहिए बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट वहाँ की कैसी है, तो उसको हम बोलते हैं टू ट्रेवल कॉस्ट। ये भी होगा हेडोनिक प्राइसिंग, ये तो इन्वायरमेंटल एमिनिटीज और प्रॉपर्टीज की वैल्यू पे ही बेस्ड है। इसका मतलब है कि अगर कोई पहाड़ों में घर लेना चाहता है तो उस घर की क्या वैल्यू होगी, वो किस तरीके से डिसाइड होगी, क्योंकि पहाड़ स्पेशली इन्वायरमेंट से घिरे होते हैं और वहाँ पे किसी भी तरह के अर्बनाइजेशन चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पे हेडोनिक प्राइस बहुत एक इफेक्टिव मेथड है कि हम उसकी प्राइसिंग, वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू की प्राइसिंग कर सके। तो ये भी हमारा इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन का एक तरीका है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हमारा एक इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन का तरीका है। इसका मतलब होता है इट इज अ मेथड बाय यूज टू सब्सटीट्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद द मैन मेड इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज का मैन मेड इक्विपमेंट से रिप्लेस करके हम इसकी कॉस्ट को लगाते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट को। तो ये भी एक तरीका है। और डिफेंसिव एक्सपेंडिचर डील्स विद प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें प्रोवाइड ही करेगा, स्पेशली इन्वायरमेंट में। तो अगर बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि हम पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक वो प्रिवेंटिव मेजर्स होगा फ्यूचर में। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ABCD। ये एक सारे तरीके इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है कि कौन किससे है। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट पहले मुझे आप बताइए किस में होता है। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। तो बिना किसी सोचे समझे आप फर्स्ट का 3 मिला दीजिए। अब इधर देखिए, लिटिल और नो डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट, बहुत कम और बिना कोई डिफरेंस नहीं होता है प्रोडक्ट में, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, वैसे को हम बोलते हैं, हमारा ये हो जाएगा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, बहुत थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं प्रोडक्ट में और बहुत फ्यूज सेलर्स होते हैं मार्केट में। मेनी रियल और परसीव डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर प्रोडक्ट में होता है तो उसको मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूशन, तो वो है मोनोपोली। तो मोनोपोली कंपटीशन ऐसी होती है जहाँ पे किसी भी तरह के क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होते, जिसकी वजह से मार्केट में अगर एक ही चीज़ चल रही है तो वो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। और हमारा अगर मैच करें तो फर्स्ट का 3, सेकेंड का
फोर्थ, तो फर्स्ट का 3, सेकंड का फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आता है 3 का फर्स्ट, तो 3 का फर्स्ट इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेन्यू कॉस्ट। तो मेन्यू कॉस्ट किस लिए होता है? तो मेन्यू कॉस्ट हमेशा हम किस लिए यूज करते हैं? मेन्यू कॉस्ट का एक तरीका होता है जो हम स्पेशली इन्फ्लेशन को डील करने के लिए करते हैं। मेन्यू कॉस्ट का मतलब, ये न्यू किन्जियन ने ये टर्म दिया था, और इसमें मेन्यू कॉस्ट का मतलब कि अगर आज कोई रेस्टोरेंट है तो वो अपने मेन्यू निकालता है और उस पर अलग अलग तरह के प्राइस को करता है, लेकिन वो उसका एक मेन्यू कॉस्ट कैसे बढ़ जाता है, अगर उसको प्राइस चेंज करना हो तो वापस से उसको ये पंपलेट छपवाने पड़ेंगे, ये वो, तो उसका नुकसान है ये एक तरीके से। तो इसको जो फोकस किया था न्यू क्लासिकल ने, वो मेन्यू कॉस्ट कहलाता है। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? दो तरह की ईजिंग होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात किसने की थी? तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हमारी ये मॉनेटरी पॉलिसी में की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के दिए गए हैं मेजर्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पंप प्राइसिंग, तो पंप प्राइसिंग हमारा फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करता है। पंप प्राइसिंग का मतलब होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाए, उसको पंप प्राइसिंग कहते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आए हैं। अब ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिलिप कर का है, तो अगर आपको एक भी आता है ना, अगर डी का आपको थर्ड भी आता होगा तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो कार्ल कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तो गॉस ने क्या दिया है? तो गॉस ने हमारा अलग अलग तरीके के थ्योरम्स दिए हैं। वो थ्योरम्स क्या है? ओएलएस से रिलेटेड। तो गॉस मार्कोस थ्योरम हम पढ़ते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी किसके लिए रिलेट करती है? तो मल्टी कोलिनियरिटी हमारा रिलेट करती है रिलेशनशिप अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मोड सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, और कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के द्वारा दी गई है। तो इस तरीके से अगर हम मैच करना चाहें तो डी का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमारा मोड फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैच ऑफ द फॉलोइंग हमें करनी है कि कॉन्वेक्स फंक्शन इनपुट आउटपुट। तो कॉन्वेक्स फंक्शन इनपुट आउटपुट की बात किसने दी है? तो कॉन्वेक्स फंक्शन इनपुट आउटपुट हॉकिन साइमन कंडीशन है। कॉन्वेक्स फंक्शन अगर सॉरी, ये इनपुट आउटपुट हॉकिन साइमन ने दिया है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स फंक्शन की, तो ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व किस तरीके से होता है? अलग अलग तरीके से होता है ना डिमांड कर्व। बेसिक वेरिएबल हम किस में करते हैं? ये लीनियर प्रोग्रामिंग में आता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम डेरिवेशन का यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? अगर हमें कॉस्ट दिया हुआ है कोई ऐसे 20 x a + 2 y इस तरीके से दिया है, तो हम इसमें डेरिवेशन करते हैं। x² ऐसे दिया हुआ है तो हम इसमें डेरिवेटिव करते हैं, तब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग ही करनी है कि सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें किसने बताया गया है? तो सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डेविड रिकार्डो ने ही बताया है। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें बताया है एल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ ने, इन्होंने ही डिमांड साइड बताया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके द्वारा दी गई है? हेबरलर के द्वारा दी गई है। और ये एल्फ्रेड मार्शल और बेस टेबल, ये रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इनके द्वारा दी गई है। तो यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बी का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है। सी का थर्ड सिर्फ इस पे है, तो यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो ये कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है एडम स्मिथ ने। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है अपने ही चैनल पे। तो मैंने कई सारे ऐसे शॉर्ट्स बनाए हैं जो आपको 1 मिनट के अंदर आप रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो गवर्नर ऑफ आरबीआई हो, WTO की मीटिंग्स हो, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट्स में प्रोवाइड की है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिंडले सिरास ने दी है। अगर हम इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं तो ये इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन किसने दी है? इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हमारे हिक्स ने दी है। और बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये लिनहैन ने दी है। इन्होंने बेनिफिट एक्सपेंडिचर के बारे में बात की थी। यानी कि फर्स्ट, अगर हम लास्ट से देखें तो डी का फोर्थ इसमें भी है, लेकिन सी का फर्स्ट हमें इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी कब आया था हमारे इसमें इंडिया में? सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1988 में स्टैब्लिश किया गया था सेबी का। तो ये 1988 हमारा सेबी का वो है। अगर आपको सपोज आपको कुछ नहीं आता है, शायद ये 1988 नहीं है, सेबी का जो टाइम पीरियड है, मेरे ख्याल से इसका जो टाइम पीरियड है ये 1992 है। हाँ, 1992 है सेबी का टाइम पीरियड। अगर हम एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी NSDL की बात करें तो NSDL का जो टाइम पीरियड है वो 1996 है।
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, क्रिसिल, ये क्रेडिट रेटिंग है इंडिया की। तो क्रिसिल का अगर हम देखें टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड है क्रिसिल का 1988, ये थोड़ा पुराना है, जिसने क्रेडिट रेटिंग दी थी। और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA, इसका जो है ये 1991 में आया था। यानी कि क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो अलग अलग आए थे। तो सबसे पहले क्रिसिल ये 1988 में आया था, यानी कि हमारा सी का थर्ड होगा। तो सी का थर्ड अगर हम देखें तो ये इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट हमारा 1991 इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो डी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। तो एडम स्मिथ फोर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए फोर किस में है, सिर्फ फर्स्ट में है, तो फर्स्ट हमारा ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, रोजनस्टीन रोडान ये बिग पुश थ्योरी दिया है, रोस्टो ने ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बताया है, मार्क्स ने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया है। ठीक है, अरे सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, ये रिवर्स आर्मी ऑफ लेबर। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, कंजर्वेटिंग द इन्वायरमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको हम क्या बनेंगे, ऑप्शनल वैल्यू है या यूज वैल्यू है या इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है। तो अगर हम फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो ये हमारी ऑप्शन वैल्यू कहलाएगी। सर्च ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल इज नेसेसरी बिकॉज ट्रेडिशनल सोर्स आर नॉन रिवर्सिबल, यानी कि हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्स देखने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं ये हमेशा रिन्यूएबल नहीं रहने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आई थिंक ये हमारा ऑप्शन वैल्यू कहलाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑप्शन देखना है ना कि कौन सा हमारा करेक्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड का सेकंड होगा, ये ऑप्शन वैल्यू ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि फ्यूल के बारे में अगर हम बात करें हमें अल्टरनेटिव सोर्स देखने हैं, तो ये हमें ऑप्शन क्रिएट करने हैं, तो ये ऑप्शन वैल्यू कहलाएगी। वुड फॉर द फॉरेस्ट इज यूजफुल एज अ टिम्बर, यानी कि हम किसी चीज़ का यूज़ किसी और चीज़ में कर रहे हैं, तो ये हम इनडायरेक्ट हम किसी भी चीज़ का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो वुड है फॉरेस्ट का वो हम टिम्बर में यूज़ कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट यूज़ वैल्यू कहलाएगी। और इंसेक्ट आर इंपॉर्टेंट एज द हेल्प इन पोल्यूशन, तो ये इनडायरेक्ट यूज है, क्योंकि पोल्यूशन में इंसेक्ट किस तरीके से हेल्प करता है ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता, ये इनडायरेक्ट यूज है। तो यानी कि अगर हम डी का देखें तो फर्स्ट हो जाएगा, सी का देखें तो फोर्थ हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। सी का फोर्थ इसमें है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें अलग अलग यहाँ पे योजनाएं दी हैं और हमें बताना है कि कौन सी योजना किससे रिलेटेड है। अब योजना हमारा पहला क्या है, अ प्रोजेक्ट डायरेक्टेड टू प्रोवाइड पाइप्ड कुकिंग गैस टू मिलियंस ऑफ द हाउस होल्ड। तो कुकिंग के लिए कौन सी योजना थी, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, ये कुकिंग हाउस होल्ड के लिए ये आयुष्मान भारत के मेडिकल से रिलेटेड थी। तो ये प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप इससे कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ से रिलेटेड है। बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ इन तीनों में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम अगर हम बात करें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की, तो ये निर्विक है। ठीक है, निर्विक इसका ऑप्शन होगा, तो इसे मैच कर देते हैं हम एक्सपोर्ट क्रेडिट से। ये पीएम ऊर्जा गंगा, ये हमारा प्रोजेक्ट ऑफ पाइपलाइन से रिलेटेड है, यानी कि सी का हमारा फर्स्ट करेक्ट है। और परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स एंड ट्रेड, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्कीम है किसके लिए, एनर्जी इफिशियंसी के लिए। तो ऑप्शन हमारा अगर देखिए तो फोर्थ वाला करेक्ट हो रहा है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है, अब हमें इसको अरेंज करना है अलग अलग उसमें कि कौन सा कब आया था। तो चलिए इसको अरेंज करके भी देख लेते हैं कि कौन सा कब आया था। तो ये हमें अलग अलग लॉज दिए हुए हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले आया था, लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यानी कि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, अगर हमें नहीं भी पता डेट्स तो भी हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, और इंडिफरेंस कर्व के बाद आया था रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो यानी कि BADC, तो BADC हमें किस में दिया है, हमें ये दिया है BADC, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें अरेंज करना है, अलग अलग साइकिल्स दी हुई हैं और कौन सी साइकिल्स कब होती है। तो ये बिजनेस साइकिल्स हैं। अब कॉन्ड्रिव साइकिल्स नहीं तो ये 40 से लेके 60 ईयर्स तक रहती है। किचन साइकिल सबसे छोटी साइकिल होती है जो सिर्फ और सिर्फ 40 मंथ्स के लिए होती है। जगलर साइकिल इसके बाद आती है जो 7 से लेके 11 ईयर्स तक रहती है।
और ये कुजनेट साइकिल हमारी इसके बाद आती है, जो 15 से लेके 25 ईयर्स तक रहती है। तो ये अलग अलग बिजनेस साइकिल है, तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, जो सबसे छोटा है वो, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, बी, देन सी, डी और फिर ए। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा मैं चार्ज में लगा दूं। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी सी डी ए। बी सी डी ए हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक बार लिख लीजिएगा, किचन साइकिल सबसे छोटी साइकिल होती है, उसके बाद जगलर, उसके बाद कुर्जनेट, उसके बाद कॉन्ड्रिंग। अब देखिए इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है ना, तो इससे भी याद रख सकते हैं आप कि जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी वो सबसे ज्यादा बड़े ईयर्स का होता है, यानी 40 से लेकर 60 ईयर्स तक। फिर किचन और फिर जगलर, तो किचन फिर जगलर, उसके बाद कुजनेट। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर सीक्वेंस इन ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक मेथडोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें कौन से स्पेशली प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए इकोनोमेट्रिक्स मेथडोलॉजी की। तो ये मैंने अपने इकोनोमेट्रिक्स के प्लेलिस्ट में करवाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की, हम कोई भी चीज़ रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम कोई चीज़ हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि डी हमारा सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद जब हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ से है। जैसे सपोज कोई चाहता है कि देखना कि कुंभ मेले में कितने ज़्यादा लोग आए थे, तो सबसे पहले तो वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेगा। और फिर वो डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, हो सकता है कि वो रेलवे का एक माध्यम ले सकता है डेटा कलेक्ट करने का, कि कितने लोग उस टाइम ड्यूरेशन में उन ट्रेन की बुकिंग की थी। उसके बाद लोगों के उससे भी कर सकता है, जो काउंटिंग होती है न्यूज़ से, रिपोर्ट से, अलग अलग सोर्सेज से वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद वो डेटा की टेस्टिंग या हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा कि जो उसने हाइपोथेसिस बनाए हैं वो टेस्ट के लिए सही है या नहीं। उसके बाद वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस देगा कि कौन सी पॉलिसी यूज होनी चाहिए। यानी कि एक बार जो हमारे कुंभ में पुल टूट गए थे, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए थे और ये बनाया गया था कि हमें थोड़ा सा आने वाले अगले कुंभ में हमें थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये रिसर्च के ही आउटकम्स होते हैं कि रिसर्च होते हैं, उसके बाद उसके बेस पे कोई पॉलिसी या फॉर्मुलेशन या कोई गाइडलाइंस निकलती हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस हम मेथोडोलॉजी में लगाते हैं। तो डी ए सी बी हम इसमें लगाएंगे, जो कि किसमें है, डी ए सी बी, सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। तो अलग अलग राउंड्स दिए हैं, ये भी मैंने अपने चैनल में शॉर्ट्स में करवाए हैं कि कौन से राउंड कब आए थे। तो ये अलग अलग सीक्वेंस ऑफ द राउंड्स हैं। तो अगर हम उरुग्वे राउंड्स की बात करें तो ये हमारा WTO जब हमारा गैट का राउंड हो रहा था ना, तो ये गैट के राउंड में ही आया था, ये 1986 में आया था उरुग्वे राउंड। उसके बाद कैनेडी राउंड की बात करते हैं, तो कैनेडी ये 1964 में आया था। उसके बाद आया था दोहा राउंड, तो दोहा राउंड हमारा कब आया था, ये 2001 में आया था। और जिनेवा राउंड कब आया था, जिनेवा राउंड 1955 में आया था। तो अलग अलग राउंड्स दिए हैं। ये गैट को हटा के कौन सा बना था, तो WTO हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये उसी से रिलेटेड राउंड्स यहाँ पे हमें पूछा है। तो ये अलग अलग राउंड्स है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला राउंड हमारा क्या था, जिनेवा राउंड। तो सबसे पहले जिनेवा, कैनेडी, उरुग्वे एंड दोहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इसको अरेंज करना है कि कौन से टैक्सेस कब आई थी। मैंने टैक्स से भी रिलेटेड को अपने चैनल पे शॉर्ट्स में कराया है, तो वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पता नहीं क्यों लोग देखते नहीं है, मैंने इतना इतना मेहनत करके मैंने उसको बनाया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो नेट के क्वेश्चंस है ना, वो कुछ शॉर्ट्स में ही आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया तो। आपको अरेंज करना है टैक्सेस को। तो सर्विस टैक्स सबसे पहले कब आया था, तो सर्विस टैक्स हमारा आया था 1994 में। इनकम टैक्स बहुत पुराना है, ये 1860 में आया था। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो हमारा आया था ये नया था, 2005 में आया था। और गिफ्ट टैक्स हमारा 1958 में आया था, जो कैराडोर ने दिया था। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे ज़्यादा नया है, जो 2017 में आया था। तो सबसे ज़्यादा नया लास्ट में होगा, तो लास्ट में ये तीनों है, तो अब तीनों को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला देख लेते, सबसे पुराना इनकम टैक्स बी। तो बी यहाँ भी है, और बी यहाँ भी है, और बी यहाँ भी है। यानी कि अगर इन तीनों की बात करें तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि ई सबसे लास्ट में होना चाहिए था।
अब हमारा इन दोनों में से, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि बी सबसे पहले होना चाहिए, तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कि अब कौन सा सही होगा। तो बी के बाद हमारा क्या आना चाहिए, बी के बाद हमारा आना चाहिए गिफ्ट टैक्स, बी के बाद हमारा आना चाहिए डी, तो बी के बाद डी यहाँ पे आ रहा है, तो सी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें अलग अलग, अब देखिए मैंने ये भी क्रोनोलॉजी में कराई है कि बैंकिंग सेक्टर से कौन से कमेटी जुड़ी थी। तो अब हम अलग अलग कमिटीज के बारे में लिख लेते हैं। तो चक्रवर्ती कमेटी कब आई थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1982 में आई थी। उसके बाद हमारी आई थी गोरियप्पा कमेटी, ये 1990 में आई थी। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई थी। और उर्जित पटेल कमेटी 2013 में आई थी। तो उर्जित पटेल कमेटी इज अ मोस्ट न्यू कमेटी इन दिस। तो सबसे पहले ए इसमें भी है सबसे लास्ट में, तो बी को तो हम हटा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद सबसे हमारा सबसे स्टार्टिंग में ये चक्रवर्ती कमेटी आई थी। तो डी किस में है, डी इसमें है और डी इसमें है, तो यानी कि ये भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डी के बाद कौन सी आई थी, तो डी के बाद हमारी आई थी ये गोरियप्पा कमेटी। तो गोरियप्पा कमेटी यहाँ पे है, डी के बाद बी में जो हमारा ऑप्शन डी है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते थे, बचाइए। तो हमने एलिमिनेट करके भी इसको निकाल लिया। अब आते हैं, हमें अरेंज करना है ये अलग अलग, हमें दिए हुए हैं ग्रुप्स दिए हुए हैं, इंडेक्सेस दिए हुए हैं, और ये कब आया था इसके बारे में हमें बताना है। तो PQLI जो है ये 1979 में आया था, जो मोरिस डी मोरिस ने दिया था। फिर HDI इंडेक्स 1990 में आया था। उसके बाद हमारा मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में आया था। और ये हमारा SDG का जो कंसेप्ट है 2015 में आया था। इस तरीके से CDBA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, ये कब आए थे, तो कोपन कोपन ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारा 2009 में आया था। उसके बाद दोहा कॉन्फ्रेंस हमारा कब आया था, 2010 में आया था। पेरिस कॉन्फ्रेंस हमारा 2016 में आया था। और ये काटोविक कॉन्फ्रेंस जो है ये 2018 का है। इस तरीके से अगर हम मैच करें तो सबसे पुराना हमारा कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस है। तो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हमें किस तरह मैच करना था, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेमवर्क क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारा सबसे पहले होगा ए, उसके बाद हमारा दोहा कॉन्फ्रेंस, बी, उसके बाद पेरिस, और उसके बाद डी। तो A B C D हमारा इसमें सी में है, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, कंसीडर द सम ऑफ द स्कीम्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम के लिए कौन सा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब कब आया था ये हमें बताना है। तो अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड ये सबसे पुराना है, 1998 में आया था। उसके बाद हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में आया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये रिसेंट था, जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी स्टार्टिंग में, उसके 2 साल बाद ही आया था। और डबल द फार्मिंग इनकम ये 2018 में अशोक दलवाई की कमेटी के साथ ये बना हुआ था। तो इस तरीके से हमारा बी कौन सा करेक्ट होगा, BACD। तो BACD कहाँ है, BACD ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज करना है फॉलोइंग कमेटी को पावर्टी एस्टिमेशन से। तो अगर सबसे पुराना अगर हम देखें इसमें पावर्टी एस्टिमेशन से स्पेशली, तो अलग कमेटी सबसे पुरानी है 1979 में। उसके बाद आती है लकड़वारा कमेटी, ये 1993 में है। फिर तेंदुलकर कमेटी 2005 की है, और रंगराजन कमेटी 2012 की है। तो यानी कि ABCD करके ये करेक्ट है ऑलरेडी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हमें असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। अ लमसम टैक्स इम्पोज्ड ऑन मोनोपोलिस्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। तो ये करेक्ट है। लमसम टैक्स एक ऐसे टैक्स को बोलते हैं जो कि मोनोपोली के मतलब किसी भी मोनोपोलिस्टिक या कोई भी बिजनेसमैन है उसके ऊपर ही लगाया जाता है, और वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो ये करेक्ट है। लमसम टैक्स बिकम अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। यस, फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होता है जो कि कोई भी बिजनेसमैन शिफ्ट नहीं कर सकता अपने कंज्यूमर पे, और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। क्या ये इफेक्ट नहीं करता है, इसमें ये बोला है। तो यस, अगर हम इसकी बात करें तो ये मार्जिनल कॉस्ट उसको इफेक्ट नहीं करता है, और ये किस पे लगता है, मोनोपोलिस्ट पे ही लगता है, और मोनोपोलिस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर टू सप्लाई पब्लिक गुड। तो यस, अगर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर है तो उसके पास कोई इंटेंसिव ही है ही नहीं कि वो पब्लिक गुड को सप्लाई करे, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट बनाना चाहेगा। तो ये तो करेक्ट है। इफ अ प्रोड्यूसर इट
if he produce it, he is unable to exclude people from consuming it and hence it cannot charge a price. क्यों वो सप्लाई मैक्सिमाइज नहीं कर सकता है, उसके पास कोई इंटेंसिव इसलिए नहीं है कि अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो वो किसी भी पीपल को एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पब्लिक गुड को दे रहा है और वो पब्लिक गुड को दे रहा है तो किसी भी पीपल को उसको कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता है और उस पर कोई प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकता है। अब जब प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? तो ये दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यू कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द व्हीकल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। तो क्या न्यू कैपिटल एक्यूमुलेशन टेक्निकल प्रोग्रेस के व्हीकल्स होते हैं? तो यस ये करेक्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है और कैपिटल एक्यूमुलेशन उसका व्हीकल है, और इसी से रिलेटेड हमारे अभी यूपी हायर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कैपिटल एक्यूमुलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल के बाद ही कैपिटल एक्यूमुलेट होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एम्बॉडीड इन अ न्यू मशीन्स। तो यस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब है, एक होता है एम्बॉडीड और डिसएम्बॉडीड थ्योरम जो सोलो ने दिया था। एम्बॉडीड का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को बनाने के लिए नए मशीनरी का यूज करते हैं, और डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है कि हम पुरानी मशीनरी को ही ठीक करवा के उसको यूज करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, जहां भी हम न्यू चीजें बनाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसको हम एम्बॉडीड न्यू मशीन्स के बारे में बोलते हैं। तो दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल वेलफेयर फंक्शन इज शॉर्ट ऑफ social indifference map consuming of the social indifference curve, which shows the various combination of utility that give the same level of social welfare। तो अगर हम इसकी बात करें सोशल वेलफेयर फंक्शन की, तो यस ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है ये सोशल इंडिफरेंस मैप को कंसिस्ट करता है, और ये सोशल इंडिफरेंस कर्व जो शो करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन को, और जो लोगों को सेम सेम लेवल ऑफ एक वेलफेयर वो प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड था क्वेश्चन। सोशल इंडिफरेंस कर्व से, सोशल इंडिफरेंस कर्व मे नॉट बी कन्वेक्स और कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्या सोशल इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हो ओरिजिन के? तो यस ये भी जरूरी नहीं है। तो यानी कि दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम कि one of the assumption under OLS method state that the regression model is a linear in parameter through it may or may not be linear in variable। तो अगर हम OLS के assumption की बात करें तो OLS के assumption में ये है कि रिग्रेशन मॉडल पैरामीटर में लीनियर होने चाहिए, भले वेरिएबल में लीनियर ना हो। अब इसका मतलब भी मैंने अपने इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ पैरामीटर का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक इक्वेशन लिखा हो, ठीक है, अब देखिए पैरामीटर का मतलब होता है ये सारी चीजें जो बीटा 1 बीटा 2 अल्फा, ये सबको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। वेरिएबल्स क्या कहलाता है? ये जैसे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते हैं। ये अजम्पशन है। पैरामीटर हमेशा लीनियर होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की पावर नहीं होनी चाहिए। भले ही हमारे वेरिएबल्स जो एक्स है, ये एक्स 2 है, वो भले ही पावर के हो सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये सही है। और द वेरिएंस ऑफ द एरर और डिस्टर्बेंस टर्म इज नॉट द सेम रिगार्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऑफ द ओएलएस। और ये यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एरर और डिस्टर्बेंस टर्म बोल रहा है कि नॉट अ सेम रिगार्ड। तो डिस्टर्बेंस टर्म्स और वेरिएंस ऑफ एरर ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि जो हम लास्ट में ये म्यू जोड़ते हैं इसको डिस्टर्बेंस ऑफ एरर भी बोलते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बेस्ड है अनसीन पैसेज पे। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके एक बार आप देख सकते हैं, इसको पॉज कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं दे पाइएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आप एक बार इसको रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, बाकी अनसीन पैसेज सेम तो कभी पूछेगा नहीं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, पॉज करके आप बैक करके इसको देख सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये अनसीन पैसेज है तो इसलिए मैं आपको इसको नहीं समझा रही हूँ। इसको भी देखिएगा, 96 से लेकर 100 तक के भी क्वेश्चन अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं। आप इसको पॉज करिए, इसको पढ़िए, खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। ये उसके आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का क्वेश्चन और हमने 2021 के सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम
नेक्स्ट जो भी पेपर है 2022 इसके क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट करवाऊंगी आपको। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैं जल्दी से आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं और बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।